आप सुन रहे हैं के ढाका क्लासेस। नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सफर में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के उस हिस्से में उतर रहे हैं जहां से देश की सरकार अपनी असली शक्ति हासिल करती है। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 की, जिसमें संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव की रूपरेखा दी गई है। और हमारा खास फोकस रहेगा अनुच्छेद 72 से लेकर 78 तक, है ना? जी हाँ, ये वो अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच शक्ति के संतुलन और उनके कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। रीट, आरपीएससी और स्कूल व्याख्याता जैसी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए इस पावर स्ट्रक्चर को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मिशन है कि इन जटिल अनुच्छेदों को एक दिलचस्प बातचीत के जरिए इस तरह समझा जाए कि ये सिर्फ तथ्य न लगे बल्कि कहानी की तरह याद हो जाएं। बहुत अच्छी बात है। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 72 से, जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। ये किसी कार्यकारी प्रमुख के लिए एक असाधारण शक्ति है जो न्यायपालिका के फैसले को भी बदल सकती है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसे समझने के लिए इसमें दिए गए 5 शब्दों के मतलब को जानना जरूरी है। 5 शब्द? हाँ, ये पांचों शब्द अलग अलग तरह की राहत देते हैं। पहला और सबसे मजबूत है क्षमा, पार्डन। क्षमा यानी पार्डन, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की सजा और उसका अपराध दोनों पूरी तरह से खत्म, जैसे कि स्लेट को पूरी तरह साफ कर दिया गया हो। आपने बिल्कुल सही समझा। पार्डन मिलने के बाद व्यक्ति कानूनी तौर पर वैसा ही हो जाता है जैसे उसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था। अच्छा। अब दूसरा शब्द है लघुकरण, कम्यूटेशन। इसका मतलब है कम्यूट करना, यानी सजा के रूप को बदलना। रूप को बदलना, जैसे सजा का फ्लेवर बदल देना? मान लीजिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा को आजीवन कारावास में बदल देना। बेहतरीन तरीका है इसे याद रखने का। सजा के प्रकृति को कठोर से नरम कर देना ही लघुकरण है। ठीक है। तीसरा है परिहार, रेमिशन। इसमें सजा की प्रकृति नहीं बदलती, बस उसकी अवधि कम हो जाती है। मतलब सजा वैसी ही रहेगी, बस समय कम हो जाएगा। एकदम, जैसे 5 साल के कठोर कारावास को 2 साल के कठोर कारावास में बदल देना। सजा अभी भी कठोर ही है, बस समय कम हो गया। ठीक है, तो क्षमा में पूरी माफी, लघुकरण में सजा का रूप बदलना और परिहार में सजा का समय कम करना। अब बचे 2 शब्द, विराम और प्रविलंबन। ये दोनों थोड़े मिलते जुलते लगते हैं। इनमें एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। विराम का आधार कोई विशेष मानवीय परिस्थिति होती है, जैसे किसी महिला कैदी की गर्भावस्था या किसी कैदी की गंभीर विकलांगता। ऐसी स्थिति को देखते हुए सजा को कम कर दिया जाता है। जबकि प्रविलंबन का मतलब है सजा के अमल पर अस्थायी रोक लगा देना। ये आमतौर पर तब किया जाता है जब दोषी ने दया याचिका दायर की हो और उस पर राष्ट्रपति का फैसला आना बाकी हो। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच का अंतर। क्या दोनों की शक्तियां एक जैसी हैं? ये क्लासिक सवाल है और परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी। 2 बड़े अंतर हैं। अच्छा। पहला और सबसे अहम है मृत्युदंड। अच्छा। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, यानी दोषी को पूरी तरह बरी कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल ये नहीं कर सकते। नहीं, राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, सिर्फ उस पर रोक लगा सकते हैं या उसका लघुकरण करके आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। मतलब मृत्युदंड के मामले में अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। हाँ। और दूसरा बड़ा अंतर है कोर्ट मार्शल, यानी सेना न्यायालय के मामलों से जुड़ा। ओ अच्छा, सैन्य मामले। जी, सेना न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में सैन्य मामले नहीं आते। ये 2 बिंदु याद रखने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 ने हमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का एक पहलू दिखाया। अब ये समझना होगा कि सरकार की कार्यकारी शक्ति का दायरा कितना बड़ा है। यहीं पर अनुच्छेद 73 तस्वीर में आता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन को परिभाषित करता है। तो के ढाका क्लासेस के माध्यम से समझते हैं कि ये दायरा कहाँ तक फैला है। हाँ, तो इसके 2 मुख्य आधार हैं। पहला, जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यानी संघ सूची के सभी विषय, उन पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति भी लागू होगी। और दूसरा आधार है कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता। लेकिन समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में क्या, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समवर्ती सूची के मामले में
केंद्र की कार्यपालिका शक्ति डिफॉल्ट रूप से राज्यों पर हावी नहीं होती। तो फिर कब होती है? उस पर केंद्र की शक्ति तभी लागू होगी जब संविधान में ऐसा स्पष्ट लिखा हो या संसद के किसी कानून में विशेष रूप से ये अधिकार दिया गया हो। ये संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखता है। तो अनुच्छेद 73 ने हमें बताया कि केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र कितना बड़ा है, लेकिन इस अधिकार को इस्तेमाल कौन करेगा? यहीं से कहानी अनुच्छेद 74 पर आती है, जो राष्ट्रपति और उनकी मंत्री परिषद के रिश्ते की नींव रखता है। एकदम सही कनेक्शन है। अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये तो हमारी संसदीय प्रणाली का मूल मंत्र है। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मूल संविधान में ये साफ नहीं था कि राष्ट्रपति के लिए ये सलाह मानना जरूरी है या नहीं। तो ये बदलाव कब और क्यों आया? ये तो बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव रहा होगा। बिल्कुल, ये बदलाव इमरजेंसी के दौर में हुआ। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। मतलब राष्ट्रपति के पास कोई और विकल्प ही नहीं छोड़ा। सही कहा। इसने राष्ट्रपति की भूमिका को बहुत सीमित कर दिया था। लेकिन क्या इसे बाद में बदला नहीं गया? मुझे याद है कि 44वें संशोधन ने कुछ संतुलन बनाने की कोशिश की थी। आपने सही पकड़ा। 1978 में 44वें संशोधन ने इस कठोर प्रावधान में एक लचीलापन जोड़ा। क्या लचीलापन? अब राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह भेजती है, तब उसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और इसी में वो खास बात भी है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी किसी भी कोर्ट में जांच नहीं हो सकती। ये गोपनीयता क्यों जरूरी है? ये अनुच्छेद 74(2) के तहत है। ये इसलिए जरूरी है ताकि मंत्रिपरिषद बिना किसी बाहरी दबाव के खुलकर गोपनीय तरीके से और प्रभावी ढंग से काम कर सके। अगर हर सलाह पर कोर्ट में सवाल उठने लगे तो सरकार का काम करना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। चलिए अब उस अनुच्छेद पर आते हैं जो असल में सरकार की बनावट तय करता है। अनुच्छेद 75, जो मंत्रियों की नियुक्ति, संख्या और सबसे जरूरी उनकी जवाबदेही के बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 75 हमारी सरकार के व्यवहारिक कामकाज की कुंजी है। इसका क्लॉज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और बाकी मंत्री? और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये सीधा और सरल है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वो मंत्रियों की संख्या को लेकर था। 91वां संशोधन, है ना? हाँ, जी हाँ। 91वां संशोधन 2003 एक बहुत बड़ा सुधार था। इसके जरिए क्लॉज 1A जोड़ा गया, जो कहता है कि प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों किया गया? ये तथाकथित जंबो कैबिनेट की समस्या को रोकने के लिए किया गया था, जहां राजनीतिक मजबूरियों के चलते बहुत ज्यादा मंत्री बना दिए जाते थे। और इसी में दल बदल कानून को भी जोड़ा गया। हाँ, क्लॉज 1 भी कहता है कि अगर किसी सांसद को 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। ये राजनीतिक निष्ठा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। व्यक्तिगत और सामूहिक, इस शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 75 फ्लाई 2 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करता है। ये कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादा पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसादा पर्यंत, इसका क्या मतलब हुआ? क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी मंत्री को हटा सकते हैं? नहीं, असल में ऐसा नहीं है। इसका व्यवहारिक मतलब यही है कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटा सकते हैं। अच्छा। अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है, तो वो राष्ट्रपति से उसे हटाने के लिए कह सकते हैं। ये प्रधानमंत्री को अपनी टीम पर नियंत्रण देता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ माना जाता है। बिल्कुल। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75(3) में है। ये कहता है कि पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सब एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं, स्विम और सिंक टुगेदर। अगर सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो किसी एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका कोई उदाहरण? हाँ, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी।
तब किसी एक मंत्री ने नहीं बल्कि पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। यही है सामूहिक जवाबदेही। ये उदाहरण इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। इसके अलावा शपथ और सदस्यता को लेकर भी तो कुछ नियम है। हाँ, संक्षेप में मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्लॉज 5 में है, कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। और 6 महीने के बाद इस अवधि में उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी ही होगी, वरना उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सरकार बनाने वाले मंत्रियों की बात कर ली। अब बात करते हैं सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार की, अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को हम सरकार का वकील कह सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बराबर होनी चाहिए। और इनका काम? इनका मुख्य काम भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और देश की अदालतों में सरकार का पक्ष रखना है। इनका कार्यकाल कितना होता है? क्या ये 5 साल के लिए तय होता है? नहीं, और यही इनकी भूमिका को खास बनाता है। संविधान में इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मतलब? इसका मतलब है कि जब सरकार बदलती है तो आमतौर पर महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देते हैं ताकि नई सरकार अपनी पसंद का कानूनी सलाहकार चुन सके। तो हमने देश के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार की बात की। अब देखते हैं कि जिस सरकार को वो सलाह देते हैं उस सरकार का कामकाज आधिकारिक तौर पर चलता कैसे है। इसका जवाब अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 77 को ऐसे समझ सकते हैं कि ये सरकार के काम करने का ऑफिशियल प्रोटोकॉल है। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला कौन सा है? पहला, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हर सरकारी आदेश पर राष्ट्रपति की मोहर होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति कंपनी के चेयरमैन की तरह हैं, जिनके नाम पर सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन असल में रोज का काम सीईओ यानी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही करती है। ये एक शानदार एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा है, ऑथेंटिकेशन, मतलब प्रमाणिकता। जी, राष्ट्रपति के नाम से निकाले गए आदेशों को कैसे प्रमाणित किया जाएगा, इसकी नियम भी राष्ट्रपति ही बनाते हैं ताकि कोई उन्हें कोर्ट में चुनौती न दे सके। और तीसरा बिंदु है मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा, जिसे एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स कहते हैं। बिल्कुल, ये भी राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, जो प्रधानमंत्री तय करते हैं। और अब हम इस कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं, अनुच्छेद 78, जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ये अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की एक कड़ी या लिंक के रूप में स्थापित करता है। तो क्या कर्तव्य है प्रधानमंत्री के? इस पर 3 मुख्य कर्तव्य हैं। पहला, संघ के प्रशासन और कानून बनाने से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देना। मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को इन द लूप रखें। बिल्कुल। दूसरा कर्तव्य इसी से जुड़ा है। अगर राष्ट्रपति प्रशासन या कानून से जुड़ी कोई और जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री को वो देनी होगी। और तीसरा कर्तव्य बहुत दिलचस्प है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व को मजबूत करता है। अगर किसी एक मंत्री ने कोई फैसला ले लिया है लेकिन उस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि इस फैसले को पूरी कैबिनेट के सामने विचार के लिए रखा जाए। ये तो राष्ट्रपति को एक तरह की नैतिक शक्ति देता है कि वो सुनिश्चित कर सके कि फैसले सामूहिक हों, व्यक्तिगत नहीं। बहुत खूब। चलिए अब